वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना अबाउट द लिक्विड फ्यूल्स, जिसमें हमने कच्चे तेल क्रूड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन किया था। क्या है, कैसे उसकी रिफाइनिंग होती है, जिसका शोधन हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं। हमने टावर के थ्रू ये जाना कि किस तरीके से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग फ्रैक्शन में हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्राप्त होता है। हमने एक टेबल्स के थ्रू वो भी जाना कि कितना % ऑफ कार्बन पेट्रोल, डीजल या केरोसिन में होता है, साथ ही साथ उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या और कहाँ उसका यूज़ होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते आज हम लोग क्रैकिंग के बारे में बात करेंगे। तो क्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि बड़े जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे द डिकम्पोजिशन ऑफ बिगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स और लोअर मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग का एक सिंपल मतलब है कि ब्रेक डाउन करना, तोड़ना है। जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स में कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या किया जाता है, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी विधि को ही हम क्रैकिंग बोलते हैं। अब ये क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स अ गैसोलीन। पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी जब हम कच्चे तेल का शोधन करते हैं तो हमको ये गैसोलीन प्राप्त होता है। पर और आपको पता है कि पेट्रोल जो हमको प्राप्त होता है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जितने भी वाहन से हम लोग चलते हैं, मैक्सिमम जो वाहन है वो पेट्रोल इंजन बेस्ड ही होते हैं। तो पर हमको उतनी ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़्यादा मांग है, डिमांड है, हम उसका सिर्फ 20 से 30% ही दे पाते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर हम जो शोधन के बाद जो हमको पेट्रोल प्राप्त हो रहा, अगर उसको हम सीधे तौर पे इंजन में इस्तेमाल करें तो वो इंजन के लिए अच्छा नहीं होता। तो ज़रूरी ये है कि हम उसकी ब्लेंडिंग करें या एक दूसरे प्रकार से हम पेट्रोलियम को बनाएं, ताकि हमारी जो डिमांड है, इतने जो वाहन चल रहे हैं ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर, उन सब के फ्यूल की, ईंधन की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो उसके लिए क्रैकिंग को एक बहुत अच्छा माध्यम और बहुत बड़ा माध्यम माना गया है, ताकि हमको जितनी डिमांड है, जितनी मात्रा में हमको पेट्रोल या गैसोलीन की ज़रूरत है, हम उतना बना सकें। ठीक है, तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज द हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन, the example fuel oil and gas oil are converted into low boiling fraction gasoline petrol by cracking process। तो जैसे मैंने बताया कि इसलिए क्रैकिंग प्रोसेस के द्वारा ये हायर मॉलिक्यूल्स या बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर गैसोलीन या पेट्रोल बनाया जाता है। ठीक है, द क्रैक्ड गैसोलीन गिव बेटर इंजन परफॉर्मेंस, दैट इज दे आर सुटेबल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये कहा जाता है कि, और यहाँ तक ये चीज़ देखा गया है कि जो क्रैक्ड जो गैसोलीन हो, यानी क्रैकिंग विधि के द्वारा जो गैसोलीन या पेट्रोल बनाया जाता है, वो वाहन में जो कंबस्टेबल इंजन होता है उसके लिए सबसे बेस्ट है, सुटेबल है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको पेट्रोल भी इस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं क्रैकिंग 2 तरीके से होती है। तो जैसे कि कच्चे तेल में, जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा पैराफिन्स और ओलेफिन हाइड्रोकार्बन्स की होती है, और ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में 35 से 70 तक कार्बन्स मौजूद होते हैं, और उसको तोड़कर 12 से 15 कार्बन्स के जैसा यौगिक बनाया जाता है, जिसमें पेट्रोल और केरोसिन हो गए। और इसी ब्लेंडेड और क्रैक्ड गैसोलीन या पेट्रोल को हम लोग ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, और इससे ऐसे ब्लेंडेड और क्रैक्ड पेट्रोल का यूज़ करने से हमारे इंजन की क्षमता और बढ़ती है, उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है। ठीक है, अब आते हैं कि क्रैकिंग के करने की विधि क्या है। तो 2 तरह की विधि है जिसके द्वारा क्रैकिंग किया जाता है। एक है थर्मल क्रैकिंग, दूसरा कैटालाइटिक क्रैकिंग। थर्मल का मतलब है यहाँ पे तापमान से रिलेटेड है, यानी हम टेम्परेचर बेस्ड देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में बिगर हाइड्रोकार्बन्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्मल क्रैकिंग। और कैटालाइटिक क्रैकिंग में होता है कि हमको बहुत ज़्यादा तापमान और प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम किसी कैटलिस्ट को लेकर, जिसको बोलते हैं रासायनिक उत्प्रेरक, उसकी सहायता से हम आसानी से बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर थर्मल क्रैकिंग की बात करें कि तो क्या हमने किया है कि थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल और पैराफिन्स, ओलेफिन्स एंड हाइड्रोकार्बन, और फिर जो हमको क्रैक्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका फिर हम शोधन करते हैं। ठीक है, एंड देन सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
The process carried out in a liquid phase at a room temperature of 475 to 500 degree centigrade and under pressure 1000 kg per centimeter square is called liquid phase thermal cracking, or at a temperature of 600 to 650 heavy oils is vaporized and under a low pressure of 10 to 20 kg per centimeter square. Such process called vapor phase thermal cracking. अब जैसे थर्मल क्रैकिंग दो तरीके से होती है, एक में देखिए तापमान को 475 से लेके 530 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, देखिए 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार की जो हम क्रैकिंग करते हैं उसको लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा जिसको भी हमको क्रैक करके मॉलिक्यूल्स को ओलिफ्यून्स को जो छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना है वो उनकी जो अवस्था होती है लिक्विड होती है। उसके बाद एक दूसरा जो इसी थर्मल क्रैकिंग के अंतर्गत विधि है उसमें तापमान और ज़्यादा हम कर देते हैं 600 से 650 डिग्री, और ऐसे में क्या होता है कितने तापमान पर जो भी हमारा कम हाइड्रोकार्बन्स है, बिगर मॉलिक्यूल्स है, उसकी अवस्था गैस फेज में चली जाती है, वेपर में चली जाती है, गैसेस अवस्था में चली जाती है। और ऐसे कंडीशन में हम प्रेशर को कम कर देते हैं, और कितना कम कर देते हैं 10 से लेके 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो हमने जिस हाइड्रोकार्बन्स को हम क्रैक कर रहे हैं उसकी अवस्था वेपर है, इसलिए इसको हम लोग वेपर फेज थर्मल क्रैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब कैटालाइटिक क्रैकिंग, जैसे मैंने बोला कि हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत नहीं पड़ती, लो टेम्परेचर पे भी हम अब प्रोसेस को मतलब क्रैकिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब देखिए ज़्यादातर कौन से उत्प्रेरक को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसका फॉर्मूला है Al2SiO3 और एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, और अगर हम थर्मल क्रैकिंग और कैटालाइटिक क्रैकिंग की बात करें तो हमको सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो होता है कैटालाइटिक क्रैकिंग में प्राप्त होता है। ठीक है, अब कैटालाइटिक क्रैकिंग भी दो तरीके की होती है। अब एक चीज़ तो आप देख लिए कि हम जब एल्यूमिना का इस्तेमाल करें तो हमको सिर्फ 300 से लेकर 450 डिग्री का तापमान ही काफ़ी है, जैसे कि आप यहाँ कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा देखिए 300 से 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर एकदम कम है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, पर यही थर्मल की जब हमने बात करी तो हमारा 650 तक जा रहा था, पर यहाँ पे हम जस्ट हाफ तापमान पर अपना क्रैकिंग का प्रोसेस कर दे रहे हैं। उसका रीज़न है कि हमारे पास क्या है, हमने उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया है जो है आपका एल्यूमिना है या एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, अब ये भी आपको बता दूं, ये भी दो तरीके से होता है, फिक्स बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग और फ्लूइड मूविंग बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग। तो आपको डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है इन प्रोसेस के बारे में, बस इतना जान लीजिए कि कैटालाइटिक क्रैकिंग करने के लिए दो तरीके से किया जा सकता है, फिक्स बेड और फ्लूइड बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और ये दो। गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब आते हैं नॉकिंग। नॉकिंग का क्या मतलब है? क्रैकिंग आप सभी समझ गए कि बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ने की विधि कहलाती है क्रैकिंग। अब आते हैं नॉकिंग। नॉकिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन ड्यू टू द रैपिड प्रेशर राइज अकरिंग इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पे जो IC का मतलब है, देखिए यहाँ पे IC जो लिखा है इसका मतलब होता है इंटरनल कंबशन। आप सभी जानते हैं कि जितने भी वाहन है सबके इंजन अंदर की तरफ होता है और उसमें जो भी पेट्रोल जलता है वो अंदर ही इंजन के अंदर जलता है, इसलिए उसको इंटरनल कंबशन इंजन कहा जाता है। ठीक है, IC का मतलब होता है इंटरनल कंबशन। कंबशन का मतलब होता है दहन। ठीक, तो इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, अचानक से कभी एक्सप्लोजन की तरह, विस्फोट की तरह आवाज़ होता है ड्यू टू रैपिड प्रेशर राइज, मतलब इंजन के अंदर अचानक से प्रेशर बढ़ जाने की वजह से एक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, और इसी को ही हम नॉकिंग बोलते हैं। इन अ पेट्रोल इंजन अ मिक्सचर ऑफ गैसोलीन वेपर एंड एयर एट 1:17 रेशियो इज यूज्ड एज अ फ्यूल। आप जैसे सभी जानते हैं कि जितना भी पेट्रोल इंजन होता है उसमें गैसोलीन, वेपर और एयर का रेशियो है, इतने परसेंट में इंजन में इस्तेमाल होता है, गैसोलीन, वेपर एंड एयर। एयर में नॉर्मली हम ऑक्सीजन की बात करें तो 1:17 रेशियो is used as fuel. The mixture is compressed and ignited by a electric spark. अब चूँकि लिक्विड के फॉर्म में हम फ्यूल टैंक में हमारा पेट्रोल रहता है,
पर जब ये मिक्सचर कंप्रेस होता है और तब इलेक्ट्रिक स्पार्क उसको क्या करता है, जलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन इंक्रीज द प्रेशर एंड पुश द पिस्टन डाउन द सिलेंडर। और जैसे ही कंबशन होता है प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर क्या करता है, पिस्टन को पुश करता है, जिसके वजह से जो आपका सिलेंडर पिस्टन से लगे जो व्हील्स होते हैं वो चलते हैं और इस तरीके से आपकी गाड़ी मूव करती है। ठीक है। इफ़ द कंबशन प्रोसेस इज अ रेगुलर वे देयर इज अ नो प्रॉब्लम। जैसे कि साफ आप देख सकते हैं कि अगर आपका के अंदर जो कंबशन की जो प्रक्रिया हो रही है, पेट्रोल जो जल रहा है कंबशन, अगर उसमें रेगुलर मैनर में जल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए कोई एक्सप्लोजन होने के चांसेस नहीं रहते। पर कभी कभी क्या होता है कि कंबशन की जो रेट अगर यूनिफॉर्म ना रहे, मतलब बराबर तौर से ना जली, और अगर गैसोलीन में कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो नहीं होने चाहिए, और तो क्या होता है, कंप्लीटली कंबशन की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से नहीं होती। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रेट ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल ग्रेजुअली इंक्रीज एंड द फाइनल पोर्शन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर गेट इग्निटेड इंस्टेंटली। और चूँकि जो अनबर्न्ड जो चीज़ जल नहीं रही है, और इसी बेस क्या हो जाता है, जो रेशियो होती है 1:17 का जो रेशियो है फ्यूल वर्सेस एयर का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में अचानक से एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी एक्सप्लोजन को इंटरनल कंबशन जो एक्सप्लोजन होता है, एक अलग से साउंड, एक्सप्लोसिव मतलब जैसे विस्फोट होने जैसा साउंड होता है, उस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, सो अ गुड गैसोलीन शुड रेजिस्ट नॉकिंग। ये कहा जाता है कि अगर एक अच्छे फ्यूल की अगर हम बात करें, नॉर्मली इंटरनल कंबशन इंजन की फ्यूल की, तो उसमें नॉकिंग नहीं होनी चाहिए। यानी एक अच्छा गैसोलीन क्या करता है, इस नॉकिंग को परसिस्ट करता है, रोकता है, और तभी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। ठीक है। तो केमिकल स्ट्रक्चर एंड नॉकिंग का क्या रिलेशन देख लीजिए। द नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ फ्यूल हाइड्रोकार्बन मेनली डिपेंड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। द नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज इन द ऑर्डर स्टेट चेन पैराफिन्स, ब्रांच चेन पैराफिन्स, साइक्लो पैराफिन्स, ओलेफिन एंड एरोमेटिक। देखिए, जितना चेन सिंपल फॉर्म में रहेगा उतना ही उसकी जो टेंडेंसी कंबशन की होती है आसान रहेगी, और जितना कॉम्प्लेक्स और जटिल संरचना रहेगी गैसोलीन में मौजूद कार्बन्स की, तो उसमें नॉकिंग होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। तो ये देखिए मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है कि नॉकिंग टेंडेंसी कैसे घट रही है, तो डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या किया जाता है कि इस नॉकिंग की जो पॉसिबिलिटी, जो एक्सप्लोसिव साउंड डेवलप होता है ड्यू टू इरेगुलर कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द इंजन, तो हम एंटी नॉकिंग केमिकल्स या एजेंट की ब्लेंडिंग करते हैं फ्यूल के साथ, ताकि इस प्रकार का कोई साउंड इंजन के अंदर डेवलप ना हो। ठीक है। तो द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग पेट्रोल ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर विथ पेट्रोल ऑफ लो ऑक्टेन नंबर। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है सीधे शब्दों में मिलाना, मिक्स करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई ऑक्टेन नंबर वाले जो पेट्रोल होते हैं उसको लो ऑक्टेन नंबर के साथ मिक्स कर देते हैं, सो दैट द ऑक्टेन नंबर ऑफ द लेटर कैन बी इम्प्रूव्ड। एक का ज़्यादा है, एक का कम है, दोनों को मिक्स करके हमने क्या किया, जो फाइनल हमको जो फ्यूल प्राप्त होता है उसकी ऑक्टेन नंबर रिलेटिवली हाई होती है, और जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा वो एंटी नॉक फ्यूल कहलाएगा, उतना ही अच्छा होगा। एडिशन ऑफ एंटी नॉक एजेंट में क्या है, देखिए कौन सा एंटी नॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल के साथ, तो वह है टेट्रा इथाइल लेड, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है टेल, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, ये देखिए टेल लिखा है ना, तो टी फॉर टेट्रा, ई फॉर इथाइल एंड एर फॉर लेड। तो ये वो रिएजेंट है, ये वो केमिकल है, ये वो रसायन है जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है, ताकि इस तरह का कोई नॉकिंग साउंड या एक्सप्लोसिव साउंड इंजन में प्रोड्यूस ना हो। ठीक है। तो ये है आपका एंटी नॉकिंग एजेंट जो नॉकिंग होने से बचाता है। अब द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल एडिटिव, जैसे टेट्रा इथाइल लेड, जिसका फॉर्मूला देखिए C2H54, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रही हूँ, C2H5 होल 4, क्योंकि टेट्रा मिथाइल है, होल 4 लेड PB। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला
टेल का, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक, टेल reduce the knocking tendency of hydrocarbon. Knocking follow a free radical mechanism leading to a chain growth which result in an explosion. If the chain are terminated before this growth, knocking will cease. Tel decompose thermally to form ethyl free radicals which combine with the growing free radicals of knocking process and thus the chain growth is stopped. अब ये इसका मेन मतलब ये कार्य कैसे करता है इसको समझ लीजिए कि जब इंटरनल कंबशन इंजन के जब कंबशन की प्रोसेस होती है तो फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म यानी जो आयंस होते हैं फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये टेल क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स जो इस तरीके से कंबशन के दौरान मिथाइल का भी फ्री रेडिकल्स बनता है वो उन फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके चेन रिएक्शन को स्टॉप कर देता है और इस तरीके से जो एक्सप्लोसिव साउंड होने के एक्सप्लोजन होने के चांसेस वो ख़त्म हो जाते हैं और इस तरीके से ये नॉकिंग से बचाता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात कर लें टेट्रा इथाइल लेड की, तो अगर हम पेट्रोलियम मिलाते हैं तो हम नॉकिंग से तो बचा लिए, पर उसके बदले में हमको क्या क्या दिक्कत आती है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है, हानि क्या है, उसको जान लीजिए। When the lead petrol is used as a fuel, the tel is converted to lead oxide and metallic lead. This lead decompose on the spark plug and on cylinder wall, which is harmful to engine life. क्या होता है, कंबशन के दौरान जो लेड फ्री हो जाता है तो वो दो फॉर्म में बाहर निकलता है, एक लेड ऑक्साइड या मेटेलिक लेड यानी फ्री फॉर्म ऑफ लेड। तो ये स्पार्क इंजन में या सिलेंडर के वॉल में जमा होकर जो इंजन की एफिशिएंसी है उसको कम करता है, इंजन की जो लाइफ है उसको कम करता है। To avoid this, small amount of ethylene dibromide is added along with tel. This ethyl bromide react with lead and PbO to give volatile lead bromide which goes out along with exhaust gases. तो अब इंजन की एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, इंजन की लाइफ को लंबा करने के लिए अब टेल के साथ साथ एक और केमिकल को यूज़ किया जाता है, वो है आपका इथिलीन डाइब्रोमाइड। तो अब इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या करता है, जैसे ही लेड ऑक्साइड या मेटलिक ऑक्साइड कंबशन के बाद बचता है वो उसके साथ कंबाइन होकर गैसियस फॉर्म एक वोलेटाइल लेड ब्रोमाइड बनाता है और इस तरीके से वो सीधा पर्यावरण में निकल जाता है। एग्जॉस्ट गैस के साथ जो मतलब धुआं जो निकलता है इंजन से तो उसके साथ वो बाहर निकल जाता है। बट दिस क्रिएट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। हमने इंजन को तो यहाँ पे सेव कर लिया, पर होता क्या है कि जो धुआं बाहर निकला उसमें लेड की मात्रा होती है और इस तरीके से वो पर्यावरण को दूषित करता है। तो अब क्या हो रहा है, इथाइल डाइब्रोमाइड की जगह अब एरोमेटिक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंस्टेड ऑफ टेल। ठीक है, नाउडे एरोमेटिक फॉस्फेट आर यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट बिकॉज इट अवॉइड लेड पोल्यूशन। तो लेड से रिलेटेड जो यौगिक हम इस्तेमाल कर रहे थे तो पहले तो वो इंजन को नुकसान पहुंचा रहा था, दूसरी बार वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए अब टेल का उपयोग बंद हो गया है, ना के बराबर हो गया है। उसके बदले में अब एरोमेटिक फॉस्फेट का इस्तेमाल हो रहा है जो कि पर्यावरण को और इंजन को दोनों ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होता है। The octane number is introduced to expressing the knocking characteristic of petrol. It has been found that normal heptane knock very badly and hence it is an anti-knock value has been given 0. On the other hand, isooctane give very little knocking and so it is anti-knocking value has been given 10. अब ऑक्टेन नंबर एक तरह का रेट है, फ्यूल की रेटिंग है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन की नंबर ज़्यादा होगा हम उस फ्यूल को उतना अच्छा रैंक देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए नॉर्मल हेप्टेन की अगर हम बात करें, अगर ईंधन के रूप में हम नॉर्मल हेप्टेन यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अगर हम रैंक देंगे तो इसको 0 मिला है। नॉर्मल हेप्टेन की जो ऑक्टेन वैल्यू है, ऑक्टेन रैंक है वो 0 है। पर अगर उसी ऑन द अदर हैंड हम दूसरी तरह अगर हम आइसो ऑक्टेन को अगर एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल नॉकिंग नहीं करता है, ना के बराबर लिटिल नॉकिंग। तो इसलिए इसकी एंटी नॉक वैल्यू क्या है, 100 है। तो 10 ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तो ऑक्टेन नंबर को अगर हमको परिभाषित करना है तो ये क्या है, तो परसेंटेज कितनी मात्रा में आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन को मिक्स करते हैं वही ऑक्टेन नंबर कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 है और नॉर्मल हेप्टेन का 0 है, तो हम मिक्सिंग जितना परसेंटेज में करेंगे वही ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। उसी तरीके से सीटेन नंबर की बात करें तो पेट्रोल के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग की बात करते हैं, और जब हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल इंजन के बारे में हम सीटेन नंबर या सीटेन रैंक रेटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सीटेन number is introduced to express the knocking characteristic of diesel. Cetane has a very short ignition lag and hence its cetane number is taken as 100. ठीक, on the other hand 2-methyl naphthalene has a long ignition lag and hence its cetane number is taken as 0. तो अगर जैसे हमने देखा नॉर्मल हेप्टेन की जो नॉकिंग साउंड थी उसकी वजह से उसको हम बहुत ज़्यादा थी तो उसकी एंटी नॉकिंग रेट थी 0, और वही आइसोऑक्टेन की जब हमने बात करी तो उसकी 100 थी, क्योंकि उसकी एंटी नॉकिंग वैल्यू बिल्कुल 100 है। उसका रीज़न है कि उसमें साउंड बिल्कुल भी वो नॉकिंग्स बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता। पर जब हम सीटेन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर इग्निशन कम लैग की बात होती है, तो जो शॉर्ट इग्निशन लैग है जिसका उसकी जैसे यहाँ पे सीटेन की बात करें तो उसका 100 है ग्रेट नंबर, और अगर 2-मिथाइल नैप्थेलीन की बात करें तो लॉन्ग इग्निशन लैग मतलब काफ़ी टाइम लगता है, लॉन्ग इग्निशन लैग है, इसलिए इसका अगर हम सीटेन नंबर की बात करें तो 0 है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए नॉर्मल सीटेन या हेक्साडेकेन का सीटेन नंबर है 100। यदि स्ट्रक्चर बना हुआ है 2 बेंजीनिंग में CH3 मॉलिक्यूल, और 2-मिथाइल, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो है 2-मिथाइल। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो 2-मिथाइल नैप्थेलीन का, और इसकी सीटेन नंबर है 0। उसका रीज़न क्या है? लॉन्ग इग्निशन लैग। पर अगर हम वही हेक्साडेकेन की बात करें तो CH3 CH2 CH3 एक लंबी सी चेन है। ठीक है, इसका सीटेन नंबर है 10, क्योंकि लो शॉर्ट इग्निशन लैग मतलब बहुत कम समय में आसानी से कम जलता है। 10 सीटेन नंबर इज डिफाइंड एज, तो सीटेन नंबर को अगर हमको डिफाइन करना है तो क्या है? परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ हेक्साडेकेन एंड अ 2-मिथाइल नैप्थेलीन विच हैज़ बीन सेम इग्निशन लैग एज अ फ्यूल अंडर टेस्ट। तो जब हम इसका मिक्सिंग करते हैं तो कितनी परसेंटेज में हमने दोनों को मिक्स किया, यानी हमारा हेक्साडेकेन और 2-मिथाइल नैप्थेलीन, तो उसी को हम उस फ्यूल का सीटेन नंबर कहेंगे। ठीक है, और सीटेन नंबर डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर: नॉर्मल अल्केन, साइक्लोअल्केन, एल्कीन, ब्रांच एल्केन, एरोमेटिक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घटते हुए क्रम में सीटेन नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो द सीटेन नंबर ऑफ ए डीजल ऑयल कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग एडिटिव और डोप्स। अगर सीटेन नंबर्स को हमको बढ़ाना है तो भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। डीजल में हम किस चीज़ को मिक्स कर दें? एडिटिव डॉप्स। और इम्पॉर्टेंट डॉप्स क्या हैं? इथाइल नाइट्रेट एंड आइसोएमाइल नाइट्रेट। तो ये 2 ऐसे रसायन हैं, ये 2 ऐसे यौगिक हैं जिसको हम अगर डीजल के साथ मिक्स कर दें तो उसका सीटेन नंबर बढ़ जाएगा, यानी उसकी सीटेन रैंकिंग बढ़ जाएगी, यानी वो एक अच्छा डीजल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने थे। आज आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आप सभी अपने असाइनमेंट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको असाइनमेंट में क्या लिखना है। तो राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करनी है। पहला है आपका क्रैकिंग, दूसरा है नॉकिंग, तीसरा है सीटेन नंबर और चौथा है आपका ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो इन चारों पर आपको टिप्पणी करनी है। मैंने डिटेल में आपको समझाया कि ये क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैसेस फ्यूल के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।